हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है, जो मैंने क्लास 12th ज्योग्राफी जनसंख्या वितरण वृद्धि और संगठन का जो ये चैप्टर है, उसी का ये अगला टॉपिक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें कोशिश करूँगा कि जो बचे हुए पूरे टॉपिक हैं उसको एक साथ में कंप्लीट करूँ। तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का ये टॉपिक जनसंख्या संगठन से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो जनसंख्या संगठन होता है क्या कि अगर कहीं की जनसंख्या को, किसी भी जगह की जनसंख्या को आयु के अनुसार यानी एज ग्रुप के अनुसार कैटेगराइज कर दें कि पार्टिकुलर इतने से इतने वर्ष के एज ग्रुप के इतने लोग हैं, ठीक है। यानी जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि 0 to 5 एज ग्रुप्स के इतने हैं, 5 to 15 के इतने हैं, 15 to 59 के इतने हैं, या 59 से ऊपर के इतने हैं, या लिंग के आधार पर यानी कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, या निवास स्थान के आधार पर कोई नगरीय क्षेत्र में रहने वाले हैं या कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। इसी तरह से पार्टिकुलर बोलने वाले भाषा के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या वैवाहिक स्थिति के आधार पर, या साक्षरता के आधार पर, शिक्षा, व्यवसाय के आधार पर अगर हम जनसंख्या का विभाजन करते हैं ना, उनको कैटेगराइज्ड कर देते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या का संगठन कहते हैं। यानी किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करना जनसंख्या का, तो वो जनसंख्या का संगठन होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि भारत में जनसंख्या को दो तरह से दिखाया गया है। एक वो जो कि नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, एक वो जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी जनसंख्या का विभाजन दो रूपों में दिखाया गया है, एक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले और एक नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 68.8% है। यानी जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका 68.8% आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ये जितने भी डाटा बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी से लिया गया डाटा है, और ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डाटा है। क्योंकि आपको पता है कि अभी कोरोना के कारण हमारे पास 2021 का सेंसस नहीं आया है, इसीलिए अभी जो भी डाटा हम लेंगे वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नगरीय जनसंख्या जो है कितना हो गया? 31.16%। कितना हो गया? 31.16%। तो इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे ना, तो इसका वेरिएशन आ जाता है 100 में 0.04% लगभग कम रह जाता है। तो ऐसी जनसंख्या जिसका कोई अस्थायी निवास नहीं होता है, कि वो शहरी है यानी नगरीय क्षेत्र में रहने वाले हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, वो कंटिन्यू उनका अस्थायी निवास नहीं होने के कारण वो माइग्रेट करते रहते हैं, चाहे वो सीजनल माइग्रेट हो या जैसे भी हो, तो ऐसी जनसंख्या 0.04% हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में गाँव की कुल जनसंख्या जो है ना, वो 6,40,867 है। 6,40,867। जिस कुल गाँव की कुल जनसंख्या का 5,97,608 जो है वो अस्थायी रूप से बसा हुआ माना गया है। जो कुल गाँव का 93.2% है जो अस्थायी रूप से बसा हुआ है। यानी कहने का मतलब कि आज भी ऐसे हैं जो कि कुछ गाँव ऐसे हैं जो कि अस्थायी बसे हुए नहीं हैं, लेकिन 2011 से अगर 2021 की बात करें तो इस 10 वर्षों के बीच में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और ये जो अस्थायी रूप से बसे हुए गांव की संख्या में बहुत सारा परिवर्तन हुआ होगा और बहुत बढ़ा होगा, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिली होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या के राज्यों के अनुसार विविधता की बात करें कि कहीं पर राज्य में ग्रामीण जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर कम है, तो उसमें बिहार और सिक्किम के जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या लगभग 80% है। बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? लगभग 80% है। यानी बहुत अधिक जनसंख्या, 80% से अधिक हम कहेंगे। और वहीं पर अगर गोवा और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या लगभग 50% से ही कुछ अधिक है। यानी राज्य में विविधता को देखा हमने तो कुछ में 80% से अधिक है, तो गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य में 50% से ही अधिक है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें कि केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की बात करें, जो कि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों जो है वो दोनों मिलकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे अधिक है। ठीक है ना, उसमें सबसे अधिक है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक है।
अब अगर गांव की जनसंख्या के वेरिएशन की बात करें, विविधता की बात करें, तो गांव की जनसंख्या जो है हमारे यहाँ 200 से लेकर 17,000 तक है। यानी आप वेरिएशन को समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आज भी जीवन जीने के लिए जो अत्याधुनिक और मॉडर्न फैसिलिटीज़ चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, वो 200 भी है। और कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर कि जनसंख्या 17,000 से भी अधिक है या 17,000 तक लगभग है। तो कुछ गांव का देख लेते हैं, ऐसे गांव के कुछ नाम को देख लेते हैं। तो गांव की जनसंख्या ऐसे जो कि जहाँ ये वेरिएशन बहुत अधिक है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, पर्वतीय क्षेत्र जैसे हो गया कश्मीर का कुछ हिस्सा हो गया, उसके बाद में से पश्चिमी राजस्थान जो थार मरुस्थल वाला हिस्सा है, कच्छ का रण वो भी लगभग इसी तरह का हिस्सा है, दलदल क्षेत्र माना जाता है, मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। वहाँ अत्याधुनिक सुविधा नहीं होने के कारण जनसंख्या लगभग जो है वो 200 से कम है। जबकि केरल और महाराष्ट्र के बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ की जनसंख्या 17,000 तक है। क्लियर ना? चलिए अब आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको आगे लेकर चलते हैं हम, वो है भाषा में, भारत में भाषा का सर्वेक्षण। यानी भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यानी भाषाओं के आधार पर काफ़ी विविधता पाई गई है। तो उसके आधार पर देखते हैं कि कैसे भारत के आधार पर विविधता पाई गई है। तो सबसे पहले भारत में भाषा का पहला सर्वेक्षण जो किया गया था वो 1903 से लेकर 1928 तक किया गया था। गिरिसन नाम के व्यक्ति के द्वारा भारत में ये भाषाई सर्वेक्षण किया गया था। तो गिरिसन ने लगभग 1903 से 1928 तक लगभग 25 वर्षों तक इसका सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि उसके आधार पर निष्कर्ष क्या था। तो उन्होंने देखा यहाँ पर उस सर्वेक्षण के बाद कि यहाँ पर 179 भाषाएं हैं, 544 बोलियां हैं और 22 जो है संविधान में दर्ज अनुसूचित भाषाएं हैं, यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ये ऐसी भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में दर्ज है। क्लियर ना? संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्लियर ना? अब उनके अलावा भी उन्होंने क्या देखा, जरा ये देखते हैं कि जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो दर्ज है, उनमें हिंदी स्पीकर जो है ना, हिंदी बोलने वाले वो सबसे अधिक हैं। अनुसूचित भाषाओं में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें सबसे कम बोले जाने वाली भाषा जो है वो संस्कृत, बोडो और मणिपुरी है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं हम। ₹10 के नोट पर कुल 17 भाषाएं लिखी गई है। आप काउंट करके देख लेना कि ₹10 के जो नोट है ना, उस पर 17 भाषाएं लिखी गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ भाषा परिवार के आधार पर जो है ना, 4 भागों में भाषा परिवार के आधार पर बांटा गया है। तो भाषा परिवार के आधार पर भाषाओं को बोलने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या जो है ना, वो इंडो यूरोपियन है। इंडो यूरोपियन, जिसे भारतीय यूरोपियन कहते हैं, और उसी को आर्य भी कहा जाता है, उसी को आर्य भी कहा जाता है, और ये हैं 73%। ठीक है। उसके बाद में आता है द्रविड़ जो है 20%, उसके बाद में आता है ऑस्ट्रिक जो हैं 1.38%, और उसके बाद में आता है चीनी तिब्बती जिसे किरात के नाम से भी जाना जाता है, वह है 0.85%। 0.85%। क्लियर ना? तो सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक है हमारा वो है इंडो आर्य, यानी भारतीय यूरोपियन जिसे आर्य कहते हैं, वो 73%, और सबसे कम है चीनी तिब्बती किरात जिसे कहते हैं 0.85%। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में धार्मिक संगठन के आधार पर जनसंख्या का विभाजन कैसे किया गया है। सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जो हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो 79.8% हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, वो 14.2% हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो 2.3% हैं। सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं 1.7% हैं। जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो 0.4% हैं। अन्य धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो 0.7% हैं। और ऐसे धर्म जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि वो किस धर्म को मानते हैं, ठीक है, ना तो उसका अस्थायी निवास स्थान है, ना ही उनका अस्थायी धर्म के बारे में जानकारी है, वो 0.2% है। क्लियर ना? तो ये था हमारा धार्मिक संगठन। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्रमजीवी जनसंख्या, यानी कार्य के आधार पर कैसे जनसंख्या का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले आता है कार्य के आधार पर मुख्य श्रमिक। अब मुख्य श्रमिक ये वह श्रमिक होते हैं जिन्हें एक वर्ष में कम से कम 183 दिन का काम मिलता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने का काम मिलता है, उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह श्रमिक हैं जिसे एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने का काम मिलता है, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। क्लियर ना? चलिए, उसके बाद आता है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक को मिलाकर कुल जनसंख्या का 39.8% है। यानी अगर हम मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक को मिला देना तो कुल जनसंख्या का लगभग 39.8% हो जाता है। यानी लगभग में हम 40% कह सकते हैं। अगर हम राउंड फिगर में लेकर आए ना तो लगभग 40% हो गया। इसका मतलब पता है आपको? और श्रमिकों की जनसंख्या कितनी हो गई? 60%, जिसके कार्य की कोई निश्चितता ही नहीं है कि काम मिलता है या नहीं मिलता है। इसकी जनसंख्या लगभग 60% है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। श्रमिकों की अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है ना वो हिमाचल प्रदेश है, तथा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है जहाँ पर श्रमिकों की अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत है। चलिए आगे बढ़े हम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा वो है जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। क्या है हमारा? जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। यानी आपको पता है कि जितने भी लोग हैं ना वो कार्य क्षेत्र के आधार पर भी उनकी जनसंख्या को विभाजित किया गया है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक हैं, द्वितीयक क्षेत्रक हैं, तृतीयक क्षेत्रक हैं, चतुर्थक क्षेत्रक हैं, पंचक क्षेत्रक हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम 3 को अगर देखें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में हम गिनती करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर सन 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन के अनुसार प्राथमिक क्षेत्रक में जो लोग लगे हुए हैं वो 54.6% है, 54.6% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर निर्माण क्षेत्र, जिसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसे उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें लगे हुए लोगों की जनसंख्या लगभग 3.8% है। ठीक है, और कहा गया है कि इसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी उत्पादन क्षेत्र को ही प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद जो लगते हैं जो सेवा क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र कह दें या सेवा क्षेत्र कह दें, तो सेवा क्षेत्र में 41.6% लोग कार्य कर रहे हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर ना? उसके बाद आते हैं तो श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है। श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य श्रमिक। तो कृषक जो होता है ना वो किसान होते हैं। कृषक जो होता है वो कौन होते हैं? किसान होते हैं, जो खुद अपने परिवार सदस्यों के साथ मिल करके खेतों में खेती करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ लेबर हायर कर लेते हैं, कृषि मजदूर को हायर कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम अपने परिवार सदस्य के साथ मिल करके खेती करते हैं। उसके बाद आता है कृषि मजदूर, जो कृषि में कार्य करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना? अपने खेतों में भी कार्य करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ता है, उन्हें अधिक पैसों की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे के खेतों में भी कार्य करते हैं। घरेलू औद्योगिक, छोटे छोटे कामों में जो लगे हुए हैं, डोमेस्टिक वर्क जिसे कहते हैं, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है छोटी छोटी चीज़ों का, उसमें। और बाकी जो बच गया वो अन्य श्रमिक की मात में है। तो ये 4 कैटेगरी में जो है श्रमजीवी जनसंख्या को विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड में कृषकों की संख्या सबसे अधिक है। कृषक समझ गए ना, जो खुद और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। यानी यहाँ के कृषि मजदूर दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के खेतों में काम करते हैं। जैसे पंजाब आ जाते हैं, हरियाणा आ जाते हैं, और जहाँ पर भी इस तरह की डिमांड होती है वहाँ पर वो खेतों में काम करने के लिए आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कृषि मजदूर। चलिए आगे देखते हैं।